हाँ देखिए बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। पहले तो समझना है कि व्यतिकरण होता क्या है। तो 11th क्लास में भी वेव्स वाला जो चैप्टर तुमने पढ़ा है उसमें भी व्यतिकरण के बारे में आप लोगों को समझाया है। व्यतिकरण क्या होता है, एक बार फिर से उसको ध्यान से समझिए। व्यतिकरण यूँ तो सभी तरंगों का होता है, लेकिन इस चैप्टर में चूँकि हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स यानी प्रकाश तरंगों के लिए, तो प्रकाश तरंगों के लिए व्यतिकरण है। हालांकि होता सभी तरंगों का व्यतिकरण है। तो व्यतिकरण के लिए मूल जो आवश्यक चीज़ें हैं उन शर्तों का पालन करते हुए अगर तरंगें मिलती हैं तो व्यतिकरण होता है। तो क्या चीज़ें आवश्यक हैं? सबसे पहले नंबर 1, समान आवृत्ति की होनी चाहिए तरंग। दो तरंगें अगर मिलें तो क्या होनी चाहिए? समान आवृत्ति की, और आयाम उनके जो हो वो भी लगभग समान होना चाहिए। तो लगभग समान आयाम, लगभग समान आयाम, यानी आयाम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो एक लाइन में अपन अगर इसकी परिभाषा लिखें या समझें तो क्या लिख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि जब किसी माध्यम में दो समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की, समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की प्रकाश तरंगें एक साथ एक ही दिशा में एक साथ चलनी चाहिए तभी तो मिलेंगी। एक आगे चली गई एक पीछे रह गई तो मिलने का सवाल ही नहीं है। तो एक साथ एक ही दिशा में, यानी एक सरल रेखा के अनुदिश, एक दिशा का मतलब एक सरल रेखा के अनुदिश संचरित होती हुई परस्पर अध्यारोपित होती हैं। तो इस अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग बनेगी, परिणामी मतलब इनका रिजल्ट, क्योंकि तरंग है क्या? ऊर्जा। तरंग में होता क्या है? ऊर्जा ही तो ट्रांसफ़र होती है। विक्षोभ के रूप में क्या ट्रांसफ़र होता है? ऊर्जा। तो दो तरंगें चल रही हैं, यानी उनमें दोनों में क्या है? ऊर्जा है। विक्षोभ के रूप में समान आवृत्ति की है तो ही अध्यारोपण होगा, अन्यथा अध्यारोपण नहीं होगा। तो समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं, तो परिणामी तरंग जो बनेगी, प्राप्त होगी, उसका आयाम या तो अधिकतम होगा या क्या होगा? न्यूनतम। यानी परिणामी आयाम मूल तरंगों के आयाम से या तो अधिकतम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। शॉर्ट में कहते हैं ऊर्जा का पुनर्वितरण। अब ऊर्जा कोई सी भी हो, यहाँ प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण होने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का व्यतिकरण। अब बेसिकली व्यतिकरण दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप है समपोषी व्यतिकरण। पहला टाइप क्या है? समपोषी। तो समपोषी कब होगा? अगर दोनों तरंगें जिनका अध्यारोपण हो रहा है वो दोनों तरंगें अगर समान कला में अध्यारोपित हों, दोनों तरंगें कैसी हो? समान कला में, तो परिणामी आयाम और तीव्रता मैक्सिमम प्राप्त होंगे। जैसे हम ग्राफ से डिनोट करते हैं तरंग के विस्थापन समीकरण को, समय के साथ विस्थापन। तो तरंग का ग्राफ ऐसा होता है, हमने 11th क्लास में भी ये सब चीज़ समझा हुआ है, क्योंकि तरंग में विक्षोभ होता है समय के साथ, ट्रांसफ़र आगे। तो विक्षोभ सरल आवर्त कंपन करते हैं माध्यम के कण,
उनका ये अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम। सरल आवर्त भी हमने गति पढ़ी है 11th में, और तरंग भी पढ़ रखे हैं, तो आयाम ए से दिखाते हैं। तो एक तरंग मान लो ये है, इसका आयाम कितना मान लेते हैं, a1, ठीक है। तो एक तरंग ये हो गई, और दूसरी तरंग चूँकि आवृत्ति समान है इसलिए उनकी तरंग दैर्घ्य भी समान होगी। आवृत्ति तरंग दैर्घ्य में रिलेशन क्या होता है, b बराबर n लैम्डा। तो एक साथ चल रही है, वेलोसिटी समान है, आवृत्ति समान है, लैम्डा का मान भी समान। तो दूसरी तरंग मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, उसका आयाम डिफरेंट है, क्योंकि मैंने क्या बोला, लगभग समान आयाम, समान नहीं है, लगभग समान। तो डिफरेंट आयाम वाली ये दूसरी तरंग है, जिसको मैं येलो चॉक से दिखाया है, ये दूसरी तरंग। और चूँकि दोनों की आवृत्तियाँ समान हैं तो एक ही पथ से पॉइंट से होके गुजरेगी। ये पॉइंट्स जिससे होते हैं यहाँ पे 0, Ty4, Ty2, 3Ty4, T होते हैं कि नहीं, 11th क्लास में पढ़ा ये 1/4 समय, ये Ty2 हाफ समय, ये 3Ty4 और ये T। तो दो तरंगों का एक साथ संचरण होने पर क्या हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है। इस चित्र से ये समझाया जा रहा है कि विस्थापन और समय का जो ग्राफ है, एक तरंग के लिए वाइट चॉक से दिखाया है और दूसरी तरंग के लिए येलो चॉक से। अब इन दोनों में आवृत्ति सेम है, इसलिए जिन बिंदुओं से होकर ये गुजर रही है उन्हीं से ये भी गुजर रही है, लेकिन आयाम डिफरेंट है। ऊपर वाली जो वाइट चॉक से मैंने दिखाई है उसका आयाम a1, और जो येलो चॉक से तरंग दिखाई है उसका आयाम मान लो कितना है, a2। तो दोनों तरंगों के अध्यारोपण से क्या होगा, एक परिणामी तरंग बनेगी, उसको मैं ये ऑरेंज चॉक से दिखा रहा हूँ। तो परिणामी तरंग का जो आयाम आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। आवृत्ति वही रहेगी जितनी उन तरंगों की है। जो मूल तरंग है तुम्हारे पास, ये फर्स्ट तरंग है, ये सेकंड तरंग है, और इनके दोनों के अध्यारोपण से जो रिजल्ट मिला वो ये परिणामी तरंग है। तो चित्र में देख सकते हैं कि परिणामी तरंग का आयाम ये हो गया, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, a1 और a2 दोनों का प्लस हो जाएगा, क्योंकि जनरली अपन समझ सकते हैं अगर दो तरंगें एक साथ चल रही हैं, एक ने मान लो विक्षोभ पैदा किया सरल आवर्त कंपन में, माध्यम के कण का विस्थापन 3 सेंटीमीटर किया, दूसरी ने 2 किया, दोनों एक साथ समान कला में मिल गई, तो दोनों की ऊर्जा प्लस हो जाएगी, और 3 + 2 क्या हो जाएगा, परिणामी तरंग का विस्थापन या आयाम 5। तो इस तरह के व्यतिकरण को हम क्या बोलते हैं, समपोषी व्यतिकरण। तो परिणामी आयाम क्या हुआ, a1 + a2। तो परिणामी तीव्रता क्या लिखेंगे, तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो आयाम मैक्सिमम है, इसलिए तीव्रता भी क्या होगी, मैक्सिमम। यानी कि जब दो प्रकाश तरंगें, दो लाइट्स वेव्स एक साथ एक दिशा में चलती हुई, कंडीशंस को फॉलो जरूर करना है। ये कंडीशंस होनी चाहिए, समान आवृत्ति की होनी चाहिए और लगभग समान आयाम की। तो दोनों समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की तरंगें जब एक साथ संचरित होते हुए अध्यारोपित होंगी तो परिणामी आयाम और तीव्रता क्या प्राप्त होंगे, मैक्सिमम। यानी कि ज़्यादा उजाला दिखाई देगा, ज़्यादा लाइट दिखाई देगी। इस घटना को क्या कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण। यानी व्यतिकरण का पहला टाइप है ये। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा प्रकार है विनाशी व्यतिकरण। जैसा नाम है इसका वैसे ही डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं। विनाशी यानी कि विनाश हो गया, और विनाश कब होता है, जब घट जाए कोई मान। इसमें तो प्लस हो गया, a1 और a2 आयाम प्लस हो गए, तो प्लस का मतलब पोषण हो गया, इसलिए इसका नाम समपोषी। आयाम मैक्सिमम हो गया, तीव्रता मैक्सिमम होगी, इसीलिए इसका नाम हो गया समपोषी व्यतिकरण। अब विनाशी कब होगा, तो जो मैंने अभी तुमको लिखाया समपोषी कब होता है, जब दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं। इनकी कला समान है कि नहीं, इसका विस्थापन ऊपर की तरफ है और इसका भी विस्थापन ऊपर है। जब इसका विस्थापन नीचे है तो इसका भी नीचे है, तो समान कला हुई कि नहीं। यानी पहली तरंग के माध्यम के कण ऊपर की तरफ कंपन कर रहे हैं तो सेकंड तरंग के भी ऊपर कर रहे हैं, तो समान कला हो गई। तो समान कला में जब मिलेंगी
तो मैक्सिमम आयाम मैक्सिमम तीव्रता होगी तो कौन सा व्यतिकरण होगा? संपोषी व्यतिकरण। अब विनाशी कब होगा? इसका उल्टा है जस्ट। तो अगर दोनों तरंगे क्या मिले? विपरीत कला में। विपरीत मतलब एक का विस्थापन ऊपर और दूसरे का नीचे। इसको हम ग्राफ से समझा सकते हैं। तो विस्थापन समय ग्राफ अपन खींच रहे हैं समय के साथ, ये विस्थापन y ग्राफ। तो पहली तरंग का तो ग्राफ ये हो गया जैसे है, वाइट चौक से मैं इसको दिखा रहा हूँ। ये तो हो गई फर्स्ट तरंग, ठीक है। इसका आयाम क्या हो गया? A1। अब दूसरी जो तरंग है वो विपरीत कला में मिलनी चाहिए। विपरीत का मतलब पहली तरंग के कारण विस्थापन अगर ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है प्लस की तरफ, तो दूसरी तरंग का होना चाहिए नीचे की तरफ। तो सेकंड तरंग को मैं येलो चौक से दिखा रहा हूँ। तो सेकंड तरंग का ग्राफ ये हो गया येलो चौक से। इसका आयाम मान लीजिए कितना है? A2। आयाम डिफरेंट होना चाहिए, मैंने बोला ना लगभग समान आयाम, डिफरेंस ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। तो इसका आयाम ज़्यादा है A1 और इसका आयाम A2 कम है। ये हो गई तुम्हारी सेकंड तरंग। तो दोनों तरंगें मिल रही हैं तो कैसी कला में मिल रही है? विपरीत। इसका विस्थापन ऊपर की तरफ और इसका विस्थापन नीचे की तरफ। तो इसको हम बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण। अब इससे क्या होगा? परिणामी तरंग जो बनेगी उसका आयाम इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो परिणामी तरंग को कैसे दिखाएंगे अपन? ये परिणामी तरंग का ग्राफ हो गया इस तरह से। तो परिणामी जो आयाम आया वो कितना आएगा? ये तुम्हारी हो गई परिणामी तरंग। इसका आयाम क्या हो गया तुम्हारा? A1 माइनस A2। A1 ज़्यादा है और A2 कम है, तो दोनों का डिफरेंस आएगा क्योंकि विपरीत, इनके विस्थापन विपरीत हो गए ना। एक तरंग का विस्थापन मान लो ऊपर की तरफ है 3 सेंटीमीटर, दूसरी तरंग का 2 है, तो 3 माइनस 2 1 रह जाएगा। तो परिणामी आयाम घट गया। यहाँ परिणामी आयाम क्या हो गया? घट गया। तो घट गया का मतलब विनाश हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या है? विनाशी व्यतिकरण। तो परिणामी तीव्रता भी क्या आएगी यहाँ पर? परिणामी तीव्रता क्या लिखेंगे? K A1 माइनस A2 का स्क्वायर, आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो आयाम यहाँ पर डिफरेंस के रूप में आ रहा है, माइनस के रूप में आ रहा है, इसलिए क्या हो गया? मिनिमम। और उसमें आयाम प्लस के रूप में आ रहा है, वृद्धि हो रही है, तो वो क्या हो गया? मैक्सिमम। तो विनाशी व्यतिकरण कब होगा? यदि दोनों तरंगें, कंडीशंस वही हैं, समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें एक साथ एक ही दिशा में विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं। जैसे वाइट चौक का इधर और येलो चौक का इधर विपरीत कला में अध्यारोपित हों तो परिणामी आयाम और तीव्रता क्या हो जाते हैं? मिनिमम हो जाते हैं। इस घटना को कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो संपोषी हो गया एक और दूसरा कौन सा हो गया? विनाशी। हाँ देखिए बच्चों, अपन पढ़ेंगे प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण मतलब मैथमेटिकली अपन समझेंगे संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों को, कि कब संपोषी व्यतिकरण होता है और कब विनाशी व्यतिकरण। तो मान लीजिए दो प्रकाश तरंगें जो अध्यारोपित हो रही हैं, उनकी आवृत्ति ओमेगा समान है और आयाम A1 और A2 है। तो इनके विस्थापन समीकरण हम लिखेंगे। पहली तरंग का विस्थापन समीकरण y1 बराबर A1 साइन ओमेगा t। दूसरी तरंग का विस्थापन समीकरण y2 बराबर A2 साइन ओमेगा t, और कोई कलांतर इनके बीच में है तो प्लस फाई। दोनों की कला में अंतर होगा, समान कला या विपरीत कला जैसे होती है तो अंतर होता ही है। तो आवृत्ति दोनों की समान है ओमेगा, आयाम A1 और A2 डिफरेंस है लेकिन लगभग समान है। तो दो तरंगें हैं जिनके विस्थापन समीकरण मैंने समीकरण 1 और 2 से लिख दिए हैं। अब जब ये एक साथ एक दिशा में संचरित होती हैं तो इनकी अध्यारोपण से, यानी कि अध्यारोपण सिद्धांत से 11th क्लास में भी हमने पढ़ा है। अध्यारोपण सिद्धांत वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ा है।
तो अध्यारोपण सिद्धांत से परिणामी जो विस्थापन आएगा दोनों तरंगों के अध्यारोपण से परिणामी विस्थापन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों के विस्थापनों का योग हो गया। तो y बराबर y1 की जगह हम लिखेंगे a1 साइन ओमेगा t प्लस y2 की जगह लिखेंगे a2 साइन ओमेगा t प्लस पाई। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व करना है, तो a1 साइन ओमेगा t तो एज इट इज़ रखेंगे और a2 इसको हम खोल देंगे साइन a प्लस वी के फॉर्मूले से, तो साइन ओमेगा t इंटू कॉस पाई प्लस कॉस ओमेगा t इंटू साइन पाई। ठीक है, तो y बराबर इसका a2 से अंदर गुणा हो गया और a2 से इसका भी गुणा हो गया, तो साइन ओमेगा t और साइन ओमेगा t दोनों में कॉमन हो गया। तो इन दोनों पदों में से साइन ओमेगा t हमने क्या ले लिया, कॉमन। तो कॉमन ले लिया तो क्या बचा इधर से, a1 बचा प्लस यहाँ से क्या बचेगा, a2 और कॉस पाई। ठीक है, साइन ओमेगा टी हमने क्या लिया है, कॉमन। दोनों पदों में साइन ओमेगा टी कॉमन हो गया, यहाँ से बचा a1 और यहाँ से a2 कॉस पाई। ठीक है, और इसके अलावा क्या बचा, a2 का इससे गुणा हो रहा है, तो a2 साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमने लिख दिया 3। अब ये जो है वो टोटली कांस्टेंट चीज़ है, a1 आयाम नियत है, समय पर डिपेंड नहीं है। फाई कलांतर ये भी नियत होता है, क्योंकि अध्यारोपण में दोनों तरंगें जो मिलेंगी वो नियत कलांतर वाली होंगी, तो फाई भी नियत है। तो इस पूरे को एक नया नियतांक मान लेते हैं, तो माना a1 प्लस a2 कॉस पाई बराबर क्या मान लिया, r कॉस थीटा। साइन के बगल में है इसलिए कॉस के रूप में मानना है। और दूसरा ये कांस्टेंट है a2 साइन फाई, इसको मान लिया r साइन थीटा। थीटा मान लो, डेल्टा मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो समीकरण 3 में ये रखेंगे सब, तो समीकरण 3 क्या हो गया, y बराबर a1 प्लस a2 कॉस फाई की जगह हो गया r कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई की जगह लिख दो r साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। r इसमें कॉमन ले लो, दोनों में से r कॉमन है। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, दोबारा से देखो, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो किसका फॉर्मूला हो गया ये, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का। ये तुम्हारी परिणामी तरंग का समीकरण हो गया। यानी जो दोनों तरंगों के अध्यारोपण से परिणामी विस्थापन प्राप्त होगा, वो विस्थापन हम इस समीकरण नंबर 6 से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें r क्या कहलाएगा, परिणामी आयाम कहलाएगा। r क्या कहलाएगा, परिणामी आयाम। अब इस r की वैल्यू अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोनों समीकरण 4 और 5 जो हैं इनके उपयोग से हम परिणामी आयाम ज्ञात कर सकते हैं। r क्या चीज़ है, ये परिणामी आयाम है। दोनों तरंगों के अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग हमें मिलेगी उसका समीकरण 6 और परिणामी आयाम r। ठीक है, अब r का मान कैसे निकालेंगे परिणामी आयाम, तो समीकरण 4 और 5 इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दो। क्या करना है, समीकरण 4 और 5 को वर्ग करके जोड़ दीजिए। ठीक है, तो दोनों को वर्ग करके जोड़ा तो r²
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पहले राइट साइड में वर्क कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। इधर लेफ्ट साइड में a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इधर से आर स्क्वायर कॉमन हो गया और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, इसका मान कितना होता है 1। तो केवल आर स्क्वायर रह गया इधर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब a1 स्क्वायर तो ये है ही, इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, a2 स्क्वायर कॉमन हो गया दोनों में, तो a2 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लस हो गया 2a1 a2 कॉस फाई। तो r बराबर क्या हो गया, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, परिणामी आयाम ज्ञात कर सकते हैं। दोनों तरंगों के अध्यारोपण से परिणामी आयाम क्या मिलेगा, इस समीकरण नंबर 7 से ज्ञात कर सकते हैं। अब परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो तीव्रता क्या आएगी, तो तीव्रता जो होती है प्रोपोर्शनल होती है आयाम का वर्ग। तीव्रता प्रोपोर्शनल आयाम का वर्ग। तो पहली तरंग का आयाम क्या है a1, दूसरी का a2 और परिणामी r। तो फर्स्ट तरंग की तीव्रता कितनी हो गई, फर्स्ट तरंग की तीव्रता I1 लिख दीजिए इसको, आयाम प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो k कांस्टेंट लगा दो और a1 का स्क्वायर। पहली तरंग का आयाम a1 है इसलिए a1 स्क्वायर हो गया। ऐसे ही सेकंड तरंग की तीव्रता, सेकंड तरंग की तीव्रता I2 बराबर क्या हो गई k और a2 का स्क्वायर। परिणामी तरंग की तीव्रता परिणामी तरंग की तीव्रता I बराबर क्या होगी k और r का स्क्वायर, क्योंकि परिणामी आयाम क्या है अपना r। तो सारी तीव्रताएं ये हो गई, फर्स्ट तरंग की तीव्रता, सेकंड तरंग की, और r की वैल्यू यहाँ से रख दो, r की वैल्यू यहाँ से रखो समीकरण 7 से 9 में। ठीक है, तो समीकरण 7 में मान रखने पर, 7 में मान रखा तो क्या हो गया, 7 से मान रखना है यहाँ 9 में, तो I बराबर हो गया k और r का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर मतलब बिना अंडर रूट के अंडर रूट हटा के लिख देंगे, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, स्क्वायर लिखा है तो अंडर रूट हट गया, k को गुणा कर दो अंदर, तो k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2k a1 a2 और ये हो गया कॉस फाई। अब इस समीकरण ऊपर 8 को देखो, k a1 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, देखो I1, और k a2 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं I2। तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, और इसको भी अपन I1 I2 की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, एक बार दोबारा से समीकरण को लिखते हैं, k a1 स्क्वायर
प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस 2, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के ए वन स्क्वायर इंटू अंडर रूट के ए टू स्क्वायर और कॉस 5, क्योंकि अंडर रूट के हो गया फुल, ए वन स्क्वायर का अंडर रूट ए वन हो गया, ए टू स्क्वायर का अंडर रूट ए टू हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं अपन, तो के ए वन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे आई वन, और के ए टू स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे आई टू, तो इसमें लिख दीजिए। तो आई बराबर क्या हो गया पूरा समीकरण, इसकी जगह क्या लिखेंगे आई वन प्लस इसकी जगह क्या लिखेंगे आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू, और ये हो गया cos 5। इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, परिणामी तरंग की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, परिणामी तरंग की क्या ज्ञात हो जाएगी, तीव्रता। तो समीकरण 7 से आयाम हो जाएगा और 10 से परिणामी तरंग की